मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज पसमानदा सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से पसमानदा समाज के लोग मौजूद। यूपी निकाय और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मुस्लिमों के बीच भी सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत कर दी है। इस कड़ी में बीजेपी पसमानदा मुस्लिम बुद्धिजीवी सम्मेलन कर रही है। ये सम्मेलन आज से 18 अक्टूबर तक चलेगा। सम्मेलन के जरिए बीजेपी पिछड़े और शोषण के शिकार 85% पसमानदा मुस्लिम समाज को अपनी ओर खींचने की कोशिश में है। आज इस सम्मेलन में नगर निकाय चुनाव पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री साबिर अली मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। लाखों की संख्या में मुस्लिम नौजवानों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का नाम उस निःशुल्क मकान पाने वालों की सूची में है। यानी आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको साबित करके दिखाने का काम। अपनी विधानसभा लखनऊ मध्य में तो हमने कहा लाभार्थी बुलाइए, उनसे मिलना चाहता हूं। जब उजला के लाभार्थियों को हमने गले में माला डाली तो 75 से 80% बहनें थी मुस्लिम समाज की, जिसको फ्री में गैस का कनेक्शन मिलने का काम किया है। सीएम योगी ने इटावासियों को करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने जवाहर तपीय परियोजना का निरीक्षण भी किया और साथ ही विभागों के लगाए हुए स्टॉल्स भी देखे। सीएम योगी ने एटा को करोड़ों का तोहफा दिया है। एटा पहुंचते ही सीएम योगी ने तापीय विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया। विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण सीएम ने किया। इसके बाद परिसर में 255 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं करीब 420 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई हैं। साथ ही सीएम योगी ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। आम आदमी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक नई कहानी को कहता है, जो विकास की गति को एक नई तीव्रता प्रदान करता है। तो लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी किस रूप में आम जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर द्वार तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। प्रयागराज में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसका शुभारंभ किया। बैठक के पहले दिन हुए 4 सत्रों में संघ शताब्दी वर्ष के लिए कार्य विस्तार के लिए बनी योजना की समीक्षा की गई। प्रयागराज में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। बैठक के पहले दिन 4 सत्रों में संघ शताब्दी की दृष्टि कार्य विस्तार के लिए बनी योजना पर चर्चा की गई। बैठक में संघ के 11 क्षेत्रों और 45 प्रांतों के 370 प्रतिनिधि ने शिरकत की। बैठक में पहले दिवंगत हुए द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद, समाजवादी नेता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व न्यायाधीश सी लाहौटी और प्रसिद्ध समाजवादी नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी, ऐसे प्रमुख लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस बैठक में संघ कार्य विस्तार की दृष्टि से जो संघ शताब्दी की योजना बनी है उस पर चर्चा होगी। 16 से 19 अक्टूबर तक चलने वाली इस बैठक में जनसंख्या संतुलन, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने और महिला सहभाग के विषयों पर मंथन हुआ। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। उत्तराखंड में आज से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया। सीएम आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार एजुकेशन को लेकर लगातार काम कर रही है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में लागू की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लोगों को फायदा मिलेगा। बहुत खुशी की बात है कि आज हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किए जाने की दिशा में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही प्रभावी तरीके से काम किया गया है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आतंकी संगठन के नाम से धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में उत्तराखंड के कुछ धार्मिक स्थलों और यूपी के रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम से धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों और उत्तराखंड के
साथ साथ उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पत्र में 25 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन और 27 अक्टूबर को हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों के अलावा सभी 4 धामों को उड़ाने का जिक्र किया गया है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद जीआरपी और आरपीएफ में हड़कंप मच गया है और एहतियात के तौर पर सभी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्टेशन परिसर में एटीएस, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड समेत दूसरी एजेंसियों के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। अभी एक साधारण डाक से यहाँ स्टेशन अधीक्षक को लगभग 3:45 बजे पत्र प्राप्त होता है, जिसमें कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन और अन्य कई रेलवे स्टेशन का उत्तराखंड में जिक्र किया गया है। हमारे धाम का भी इसमें जिक्र किया गया है और ऐसा जिक्र है कि उनको बम से उड़ाने की धमकी है। लेटर लिखने वाले ने खुद को जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। लेटर में जम्मू कश्मीर में मरने वाले अपने साथियों का बदला लेने का जिक्र किया गया है। शामली में पीईटी की परीक्षा देने आए 2 और 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि 25-25 हजार रुपए में परीक्षा पास कराने का ठेका लिया करते थे। शामली में पीईटी की परीक्षा देने के दौरान दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने आए 2 और मुन्ना भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए मुन्ना भाई से गिरफ्तार करने के बाद आगे की छानबीन में जुट गई है। दोनों ने 25-25 हजार रुपए में परीक्षा पास कराने का ठेका ले रखा था। एक सॉल्वर वीवी डिग्री कॉलेज और दूसरा बीएमएस स्कूल से पकड़ा गया। एसडीएम शामली संतोष कुमार का कहना है कि पकड़े गए सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। इनके अन्य जो भी सदस्य हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बता दें कि कल भी सॉल्वर गैंग के 5 सदस्य पकड़े गए थे। यहाँ एक बीएसएफ में पकड़ा गया है। शुरुआती चेकिंग के दौरान ये दूसरे छात्र की जगह पर परीक्षा देने आया था और एक बीवी डिग्री कॉलेज में पकड़ा गया है। दोनों को पुलिस को सौंप दिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, कहाँ से इनके तार जुड़े हुए हैं। बाकी भी बहुत सघनता से सभी कक्ष निरीक्षक चेक कर रहे हैं और बहुत ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा कराई जाएगी, नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी, जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप। वाराणसी में बीजेपी नेता के हत्यारों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 हत्यारोपी हुए घायल। वाराणसी में बीजेपी नेता के हत्यारों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। गैंग के दूसरे बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से दबिश और तेज हो गई है। पिछले दिनों हुई बीजेपी नेता की हत्या के बाद आज तड़के पुलिस की छात्रों से मुठभेड़ हुई। उन दोनों बदमाशों को वो घायल हुए हैं। उनके समुचित इलाज के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उनकी पहचान राहुल और पवन के नाम से हुई है। बाकी जो विधिक कार्रवाइयां हैं, जैसे कि मौके का सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाना, ये सारी कार्रवाइयां मौके पे इस वक्त चल रही हैं। बता दें कि 13 अक्टूबर रात करीब 9 बजे बियर शॉप के बाहर शराब पीकर हंगामा करने के लिए मना करने की कीमत पशुपतिनाथ सिंह को अपनी जान गंवाकर देनी पड़ी। लगभग आधा दर्जन दबंगों ने बीजेपी नेता और उनके बेटे को जमकर पीटा था। इस घटना में 72 साल के पशुपतिनाथ की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 17 युवकों के खिलाफ एफआईआर लिखी, जिसमें से 8 पकड़े गए। में भाजपा विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। इस पूरे मामले की पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू कर दी है। झांसी के गरौठा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत को जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक के आवास पर एक भेजे गए लेटर में लिखा हुआ है कि पूर्व एसपी विधायक दीप नारायण सिंह यादव समेत एक अन्य व्यक्ति ने विधायक और उसके परिवार को खत्म करने की सुपारी दी है। हरियाणा के शार्प शूटर को 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई है। इसके बाद विधायक ने आनंद फानन में प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पत्र मिला लिफाफे में बंद रजिस्टर्ड, उसको अपन ने डीआईजी और एसएसपी को दिया है। वो पुलिस प्रशासन का काम है, शासन का काम है। कौन इसके पीछे किसका षड्यंत्र है, कौन से लोग हैं, हमें नहीं पता। ये प्रशासन का और शासन का काम है, वो जांच करेगी। हापुड़ में दबिश के दौरान हरियाणा पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हापुड़ में चोरी के एक आरोपी को पकड़ने गई हरियाणा पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। दबिश के दौरान स्थानीय महिलाओं ने भी पुलिस से हाथापाई शुरू कर दी। देखते ही देखते महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने लगे। पुलिस ने भी खुद को घिरता देख लोगों पर लाठियां बाजनी शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, वैसे ही पुलिस जीप में आरोपी को बिठाकर वहां से अपने साथ ले गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है।
हरियाणा पुलिस की शिकायत पर हापुड़ पुलिस ने महिलाओं पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस पर हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। देवरिया जिले में नदियों का रौद्र रूप जारी है। बढ़ते जलस्तर को देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन पे लगाए हैं अनदेखी का गंभीर आरोप। देवरिया में घाघरा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे 3 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारी टीम नाव के जरिए 2 किलोमीटर का सफर तय करके बरहज तहसील के कटैलवा गांव पहुंची। लोगों से बातचीत की। बातचीत में गांव वालों ने जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। देवरिया जिले में नदियों का रौद्र रूप जारी है। घाघरा नदी ने काफ़ी तबाही मचाई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरहज तहसील के कटैलवा गांव में। आप ये देख सकते हैं कि कटैलवा गांव है और यहाँ सैकड़ों की आबादी है जो पूरी तरह से जलमग्न है। कई लोगों के घरों में पानी भर चुका है, लोग पलायन कर चुके हैं। कभी यहाँ सड़क हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर नाव चल रही है। और मैं पीछे आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरी अरहर की खेती है, धान की फसल यहाँ बोई गई है जो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। बाढ़ पीड़ितों के मुताबिक अफसर केवल सड़क मार्ग तक ही लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि अधिकारी गांव में पहुंच ही नहीं रहे। अयोध्या में भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। इस बार राम की पैड़ी पर 15 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। रामनगरी में श्री राम के भव्य मंदिर में दीपोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने हाथों से रामलला के अस्थायी मंदिर के चबूतरे पर चित्रकारी की। आशीष मिश्रा हैं जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनकी टोली चित्रकारी कर रही थी, तो भी मैं गया था और ईश्वर का नाम लेकर मैंने तूलिका से पीला रंग भरा था सूंड में गणेश जी की, एक प्रकार से उसको चित्रकारी को प्रारंभ किया था। इस बार भी राम जन्मभूमि परिसर में 25,000 दीपक जलाए जाएंगे। इसके अलावा रामलला के दर्शन मार्गों को भी दीपमाला से सजाया जाएगा। भगवान रामलला के अस्थायी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव से पहले दर्शन करेंगे। मंदिर में शुद्ध देसी गाय के गोबर से तैयार किए गए दीप को प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज हो जाएगा। राम की पैड़ी पर इस बार 15 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा।